Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education. नीट 2024 के अगर आप एस्पिरेंट हो और आप एक ऐसी वीडियो फाइंड आउट करना चाहते हो जिसमें आपको कोई नीट एग्जाम से जस्ट पहले पूरी की पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करा दे, वो भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, इंक्लूडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चैनल को आप सब्सक्राइब अभी कर लो, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों इस चैनल पर अब आपको डेली 1 मंथ तक ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं जो आपके एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज कराने की गारंटी लेती है। ठीक है, सबसे पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में फास्टेस्ट रिवीजन होगा। एक वीडियो के अंदर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप आज की वीडियो को देखकर जज कर सकते हो कि आपको कितना ज्यादा फ्रूटफुल लगता है ये। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला पेज जो है द लिविंग वर्ल्ड का, इसमें आपको कुछ इतना इंटरेस्टिंग दिखेगा नहीं और ना ही यहाँ से एज सच कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन भी करूंगी एज वेल एज वो पार्ट हाईलाइटेड भी है। तो व्हाट इज लिविंग, आप लिविंग को कैसे डिफाइन करते हो? कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको इंक्लूड किया गया है लिविंग पोर्शन में, जैसे कि ग्रोथ हो गया, है ना, एक सेकेंड, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, हमारे आसपास क्या हो रहा है ये सारी चीजों को जानना ही हमारी एबिलिटी है टू सेंस द एनवायरनमेंट। उसके अलावा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो, ऑब्वियस है, सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कोई पेड़ हो या हम हो, कोई इंसेक्ट हो, ठीक है, कोई एनिमल हो, वो सभी ग्रो करते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे क्वेश्चन काफी बार अराइज होता है, दैट इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। एक होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होना, ठीक है, उसका वेट इंक्रीज होना। एक होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नंबर इंक्रीज होना, तो ये भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ। क्लियर, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के, क्वेश्चन इससे आ सकता है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल डिवीजन से ग्रो करता है, यानी कि एक आपका सेल है, समझ लो ये सेल है और इसको हमें ग्रो करते हुए देखना है। तो जब ये एक सेल से सेल डिवीजन के थ्रू जब ये 2 सेल हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे द सेल हैज ग्रोड। ठीक है, सेल ग्रो हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो वो भी सेल डिवीजन से होते हैं, है ना, वो भी सेल डिवीजन से होते हैं। उसके अंदर कौन आ जाते हैं आपके, जिनके अंदर सेल डिवीजन के थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, हमारे इन विट्रो कल्चर्स को हम देख सकते हैं, यानी कि जिसमें हम उनके नंबर्स को, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, जिन्हें हम नंबर के थ्रू माइक्रोस्कोप के अंडर देखकर ये बता सकते हैं कि भाई इसका नंबर ग्रो हुआ है तो इसमें यानी कि ग्रोथ हुई है। लेकिन मल्टी सेलर कौन हो गए, हम एनिमल। ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, एनिमल। द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, हम भी उसी में इंक्लूडेड है। हमें हमारी भी ग्रोथ एक उम्र तक ही होती है, ठीक है, 15-16 एज तक ही होती है। उसके बाद हमारी जो ग्रोथ है, हाइट जो है वो इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, तो एक सर्टेन एज तक ही जो हमारी ग्रोथ है वो होती है। उसके बाद वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हमने क्या कहा था, दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, एक इंक्रीज इन बॉडी मास था और एक आपका क्या था, इंक्रीज इन नंबर। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखोगे, यहां से क्वेश्चन अराइज होता है। तो इस बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पार्ट है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कोई भी नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ये आप पल्ले बांध लो, इस बात को कहीं नोट कर लो कि पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका है रिप्रोडक्शन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, राइट। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, प्रोसेसिंग द फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। समझ लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसने रिप्रोडक्शन किया, अब किसी किसी में तो प्रॉपर आइडेंटिकल बनते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन हुआ, क्या होगा उसमें, आइडेंटिकल कॉपीज बनेंगी, लेकिन वो भी एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है।
अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में सिमिलर प्रोजेनी होती है लेकिन प्रॉपर कंप्लीट आइडेंटिकल नहीं। जैसे हमें सीरियल्स में दिखा देते हैं ना कि एक पेरेंट है, उसका जो चाइल्ड है वो भी उसी के जैसा, डबल रोल, है ना, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। कुछ फीचर सिमिलर होते हैं, प्रॉपरली सिमिलर नहीं होते। क्लियर है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं वो भी रिप्रोडक्शन का पार्ट है। फंजाई जो है इट मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियन ऑफ असेक्सुअल स्पोर। क्लियर है। वो स्पोर बनाते हैं और उसके थ्रू वो जगह जगह जाकर स्प्रेड हो जाते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ईस्ट हाइड्रा में यहाँ पर याद रख सकते हो। ये काफी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपको, जिनमें आपको बडिंग देखने को मिलती है। प्लेनेरिया में आपको रीजनरेशन देखने को मिलती है। राइट, क्लियर है ये चीज। फिलामेंटस एल्गे जो है, प्रोटोनेमा ऑफ मॉस, ये सारे के सारे फ्रेगमेंटेशन होते हैं। ये वो पार्ट है एनसीईआरटी के जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपकी हाईलाइट कर दी है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, वी नोटिस दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एक है म्यूल्स, है ना, जो इनकॉम्पिटेंट होती है, ठीक है, पोटेंसी नहीं होती। क्लियर है ये चीज। स्टेराइल वर्कर बीस, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब एक्सेप्शन है। इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी आप ऑल इंक्लूसिव नहीं कह सकते, यानी कि एक ऐसा पार्ट नहीं कह सकते, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कह सकते जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, क्योंकि कई लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आपको नहीं देखने को मिलता रिप्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल के बने हुए हैं, और ये केमिकल स्मॉल बिग ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो। तो ये जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं ड्यू टू केमिकल्स। इन केमिकल्स को ही कन्वर्ट किया जाता है रिएक्शन के थ्रू, और वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर। सभी प्लांट्स, एनिमल या फंजाई जो हैं या कोई माइक्रोब, ये यहाँ पर मेटाबॉलिज्म है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको मेटाबॉलिज्म नहीं देखने को मिलता। क्लियर है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा और मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग के अंदर नहीं देखने को मिलेगा? तो क्या ये डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक हो गई? बिल्कुल हो गई। लिखा भी है विदाउट एक्सेप्शन। क्वेश्चन आ सकता है विदाउट एक्सेप्शन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखी जाती है सिर्फ? क्लियर है ये? समझ में आया? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से आपकी बॉडी बनी हुई है वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस। क्या कोई नॉन लिविंग थिंग, कोई टेबल है, आपने उसको मार दिया, उसको दर्द होगा? नहीं होगा, वो कॉन्शियस नहीं है। आप खड़े हो रास्ते में, आपके सामने से कार आ रही है, अनलेस एंड अनटिल यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, आपके सामने से कार आ रही है और आपका माइंड कॉन्शियस है, तो ऑब्वियस है कि आपको पता है आप हर्ट हो सकते हो, आप वहां से हट जाओगे। लेकिन अगर मैंने किसी बैग को वहां रख दिया और कार आ रही है, तो क्या वो बैग खुद हट सकता है वहां से? नहीं हट सकता। दैट इज नॉन कॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस है वो, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, सेल्फ एक तरीके से अवेयरनेस नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक मेटाबॉलिज्म हो गया, एक कॉन्शियसनेस हो गया, दोनों चीजें समझ में आ गई। तो जब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। ऑब्वियस है, हम कई ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं, एक सेकेंड ना, हम कई ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं जो कोमा में होते हैं, ठीक है, लेकिन सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेस द हार्ट एंड लंग्स। उनका हार्ट नहीं है, लंग्स नहीं है, लेकिन वो मशीन के थ्रू जिंदा है, लेकिन कोमा में है, रिएक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उनके पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग? उन्हें हम क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे, नॉन लिविंग? दे आर नोन एज लिविंग। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आते हैं नेक्स्ट, डाइवर्सिटी के ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरे पैराग्राफ में पता है क्या है? कहीं से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन यहां से आता है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, और इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी।
कि कितने ज्यादा स्पीशीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स, ये सब आपको हमारी पूरी अर्थ पर देखने को मिलते हैं। और यही है विभिन्नता, बायोडाइवर्सिटी। जीवन से रिलेटेड विभिन्नता को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? नेक्स्ट है, अब हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे पहचानेंगे। समझ लो आप रास्ते में चल रहे हो और आपको मिल गई कोई पर्टिकुलर चीज जो आपने आज तक नहीं देखी, आपको नहीं पता, हो सकता है आपने आविष्कार कर दिया हो सकता है आपको कोई नई चीज मिल गई हो सकता है पहले से इसके बारे में बताया गया हो। तो आप कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे ये पहले से है? स्टेप बाय स्टेप। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब आपको वो मिलेगा, there is a need to standardize the naming of a living such that a particular organism is known by same name all over the world। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी नेमिंग इसलिए जरूरी है ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उसे हम एक ही नाम से जाने। उस चीज को कहते हैं, नामकरण को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। और ये नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। वी नो दैट we know to what organism the name is attached to, this is known as identification। clear? नॉमेनक्लेचर करना इसलिए जरूरी है ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नाम से जाना जाए। और नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें किसी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली आइडेंटिफाई करना होगा, उसको डिस्क्राइब करना होगा क्या कैरेक्टरिस्टिक है क्या नहीं है, इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे नेम्स रखे जाते हैं, साइंटिफिक नेमिंग की जाती है उन ऑर्गेनिजम्स की, उन प्लांट्स की। ठीक है, तो वो होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। और अगर मैं बात करूं एनिमल के अंदर, तो एनिमल में यही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम ड्यूटी जो है वो किसकी है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल मीन्स प्लांट के लिए, जूलॉजिकल मीन्स एनिमल के लिए। क्लियर? और हर एक ऑर्गेनिज्म का जब आप नाम रखते हो ना, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। एक जीनस का नाम होगा, एक स्पीशीज का नाम होगा। जीनस स्पीशीज क्या होते हैं, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता है, पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं आगे बताने वाली हूँ। ये सिस्टम प्रोवाइड करता है नेम दो कंपोनेंट को मिलाकर, इसीलिए दो तरीके से जब हम नाम लिखते हैं, ठीक है, दो नाम, एक जीनस और एक स्पीशीज, दो नाम इंक्लूड है बाय। ठीक है, नाम है नोमियल। ठीक है, और क्या किया हमने? नॉमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण किया है, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इसलिए कहते हैं इसको। समझ में आया? दो कंपोनेंट इन्वॉल्व है इसलिए। और ये दिया किसने था? कार्लस लिनियस ने। ठीक है, और इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड बायोलॉजिस्ट आज तक भी प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर? इसके कुछ रूल थे, यूं नहीं कोई भी ऑर्गेनिज्म लिया और उसके हमने कुछ भी नाम रख दिया और बिना रूल फॉलो किए, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कुछ रूल्स है। Rule number 1, biological names are generally in Latin and written in italics. The first word represent genus, while the second component is known as specific epithet, यानी कि species का name। Both the words in biological name, जब उसको आप हैंड रिटन लिखोगे, यानी कि आप उसको अपनी कॉपी में लिखते हो, किसी आंसर में लिखते हो, दे आर सेपरेटली अंडरलाइन, उनको आप अलग अलग अंडरलाइन करते हो। जब प्रिंट कराते हैं तो उसे इटैलिक्स में टाइप करके प्रिंट कराते हैं, ठीक है, जिससे उसका लैटिन ओरिजिन पता लगे। उसके बाद द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। जैसे आप मैंगीफेरा इंडिका का एग्जांपल ले लो, ये मैंगो का नेम है, साइंटिफिक नेम। मैंगीफेरा जीनस का नाम है, इसमें एम कैपिटल है। इंडिका स्पीशीज का नाम है, आई स्मॉल है, तो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहता है। क्लियर? और देखो दोनों ही इटैलिक्स में है क्योंकि इसको हम प्रिंट किए हैं, इसको हमने टाइप किया है। अगर हाथ से लिखते तो अंडरलाइन करते सेपरेटली। क्लियर है? अब जो नेम है, कोई कभी कभी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट या किसी भी चीज का जब नॉमेनक्लेचर हम करते हैं तो उसमें उसके साइंटिस्ट का नेम भी इंक्लूड किया जाता है। अब जैसे कि ऑथर, द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। स्पीशीज के नाम के बाद आप क्या लगा सकते हो? ऑथर का नेम लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, और वो एब्रीवेशन के फॉर्म में, पूरा नाम नहीं लिखा जाता। जैसे कि अगर मेरा नाम लक्ष्मी है तो मैं लक्ष्मी पूरा नहीं लिखूंगी। अगर मैंने मैंगीफेरा इंडिका के बारे में बताया है तो मैं लिखूंगी मैंगीफेरा इंडिका LAK। ठीक है, क्लियर? तो इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वाज
फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, इसलिए लीनियस का LINN लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया क्लासिफाई कैसे करोगे। पहचान लिया, कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, अब उसको रखना किस कैटेगरी में है ये कैसे पता लगेगा, वो क्लासिफिकेशन से पता लगेगा कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग विच इज ग्रुप्ड into convenient categories based on some easily observable character। जो भी कैरेक्टर आपको उसके ऑब्जर्व हुए, आपने जो भी कैरेक्टर देखे, उन बेसिस पे आपने उसको एक कैटेगरी में रख दिया, जिस कैटेगरी में उसी के जैसे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स वाले और भी ऑर्गेनिज्म है। क्लियर, तो आपने वहां रख दिया। ये आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन। जैसे कि साइंस की बुक है, हिंदी की बुक है, मैथ्स की बुक है, ज्योग्राफी की बुक है। ठीक है, आपने क्या किया, साइंस की बुक साइंस के शेल्फ में रख दी, ज्योग्राफी की ज्योग्राफी के शेल्फ में रख दी, मैथ्स की मैथ्स के शेल्फ में रख दी, हिंदी की हिंदी के शेल्फ में। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। उसके बाद डॉग्स, कैट्स, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल एटसेट्रा, ये सारी कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर सकते हैं। और इन सभी कैटेगरी को, जो मैंने बोला साइंस की बुक्स, तो साइंस विल बी अ कैटेगरी, तो साइंस को हम क्या कहेंगे, इट इज अ टेक्सा। कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, टेक्सा। तो एक टेक्सा जो है वो इंडिकेट कर सकता है एक कैटेगरी को एट डिफरेंट लेवल। प्लांट्स टोटल मिलकर टेक्सा बनाते हैं। व्हीट इज ऑल्सो अ टेक्सा, सारे प्लांट एक ग्रुप के अंडर आ गए, टेक्सा। सारे टाइप के व्हीट एक ग्रुप में आ गए, इट इज ऑल्सो अ टेक्सा। सारे टाइप के फैन एक ग्रुप में आ गए, ऑल्सो अ टेक्सा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। सारे टाइप के डॉग्स एक में आ गए, इट इज ऑल्सो अ टेक्सा। अब क्लियर हुआ हाउ द टेक्सा कैन बी डिफरेंशिएटेड। क्लियर, बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। ठीक है, टेक्सा इज व्हाट, टेक्सा इज अ कैटेगरी, जो मैं कैटेगरी वर्ड बोल रही थी उसी को टेक्सा बोला गया। ये प्रोसेस क्लासिफिकेशन का कहलाता है टेक्सोनॉमी। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of their cell development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। और इसीलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर का पता लगाना, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफाई कैटेगरीज में डिवाइड करना, और नॉमेनक्लेचर, ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं, दीज आर बेसिक टू द टेक्सोनॉमी। ठीक है, सो टेक्सोनॉमी इज द किंग, और इसके अंडर ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर है ये चीज। उसके बाद ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन knowing more about different kind of organism and their diversity, यानी कि हम उस वक्त पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग स्पीशीज या उनकी डाइवर्सिटी को ही लेकर नहीं, बल्कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, एक वीट का प्रोडक्ट दूसरे वीट के प्रोडक्ट से कैसे रिलेट कर रहा है, एक टाइप का डॉग दूसरे टाइप के डॉग से कैसे रिलेट कर रहा है, ह्यूमंस, चिंपैंजी या कोई मंकी आपस में रिलेट कैसे कर रहे हैं इतने ज्यादा, हमें इस चीज को भी जानना था। ठीक है, वी वर कीन अबाउट इट। तो इसको हम कहते हैं, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स जो है वो लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया है, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज करना। लीनियस ने सिस्टमा नेचरा नाम की एक पब्लिकेशन दी थी। ठीक है, टाइटल था उनकी पब्लिकेशन का। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जो इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइंड है, हाईलाइटेड है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। सिस्टमैटिक्स जनरली दे टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ये चीज। फिर आ जाते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पे, बहुत सिंपल है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, एक कैटेगरी, जीनस, स्पीशीज, ठीक है, क्लास होती है, ऑर्डर होती है, ऐसे करके आपकी 6-7 कैटेगरीज होती है। जब वो कैटेगरीज एक साथ आप लिखते हो ना, दीज आर नोन एज हायरार्की। इतना है बस इस हाईलाइटेड पोर्शन के अंदर, कि जो भी कैटेगरी है, ठीक है, टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट करने के बाद उसे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। जब उनको एक साथ रखते हैं, व्हेन दीज आर पुट टुगेदर, ऑल टुगेदर, दे आर नोन एज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, और कोई भी एक कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, टेक्सॉन, और उसको प्लूरल फॉर्म में टेक्सा बोलते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये टेक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरी बायोलॉजिकल
एंटिटीज से अलग अलग हैं, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट. टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज, जैसे कि किंगडम, फाइलम, डिविजन. डिविजन हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ठीक है, अब हम एक एक करके सबको करेंगे. ये हमें पता, हमने इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसकी वजह से ये क्वेश्चन बन सकता है. इसकी वजह से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी सिमिलैरिटीज को, उनकी डिफरेंशिएशन को, डिसिमिलैरिटीज को, एज वेल एज अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं तो उनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंशिएशन है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया इसके अंदर रॉड शेप है, इसके अंदर सर्कुलर शेप है, स्पाइरल शेप में भी दिख सकते हैं आपको. ठीक है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा सिमिलैरिटी तो ये है कि ये दोनों राउंड है, और डिसिमिलैरिटी क्या है कि एक के अंदर रॉड शेप है, एक के अंदर स्फेरिकल शेप है. क्लियर है. तो इससे हमें पता लगता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंट है. तो सबसे पहला और सबसे नीचे वाली कैटेगरी में आ जाता है स्पीशीज. टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज ए स्पीशीज. जो ऑर्गेनिज्म आपस में सिमिलर हैं उनको हमने स्पीशीज में रख दिया. ठीक है, जिसकी वजह से हम एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से अलग कर सकें. समझ में आया. कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनको हमने एक स्पीशीज में रखा, ये हमारी एक स्पीशीज है जिसके अंदर राउंड और कर्ल्ड वाले आते हैं. ठीक है, एक स्पीशीज है जिसके अंदर प्रॉपर राउंड है. ठीक है, ये हो गई दो स्पीशीज अलग. तो ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे. क्लियर है. अब उसके बाद मैंने क्या करा, एक मेरा जीनस है, एक मेरा जीनस है. ठीक है, इस जीनस के अंदर मैंने इंक्लूड किया दो ऐसी स्पीशीज को जो आपस में थोड़ी सिमिलर थी, हालांकि डिफरेंसेस हैं लेकिन कुछ सिमिलर हैं. ठीक है, यानी कि पूरा स्मूथ वाले भी कर दिए और थोड़े कर्ल वाले भी कर दिए. ये बन गया मेरा एक जीनस. इसके अंदर रेक्टेंगल वाले भी आ जाएंगे, स्क्वायर वाले भी आ जाएंगे. ये एक एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ. ये दूसरा जीनस. तो दो स्पीशीज जो लगभग थोड़ी बहुत भी आपस में मिलती होंगी उनका मिलाकर हम एक जीनस बना देते हैं. तो ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बट उनकी कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होंगी. जैसे कि पैंथेरा इस has another specific epithet tigris and solanum. ठीक है, includes the species like nigrum and melognina. Human beings जो हैं वो सेपियन को बिलोंग करते हैं. किसको बिलोंग करते हैं, सेपियन. समझ में आया. सेपियन एक स्पीशीज है और वो किस जीनस में आती है, होमो में. और होमो के अंदर ही और भी कई ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. क्लियर है. सेम जीनस का मैंने बताया, जीनस कंप्राइज ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिनके कैरेक्टर्स ज्यादा कॉमन है आपस में एज कंपेयर टू द स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा. क्लियर. फैमिली के आप इसके एग्जांपल्स आप खुद पढ़ सकते हो, जैसे कि पोटैटो, ठीक है, ब्रिंजल. दो अलग अलग स्पीशीज के तो हैं लेकिन इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से इनको एक जीनस में डाला गया है, सोलेनम. ठीक है, लायन, लेपर्ड, टाइगर, ये तीनों ही एक दूसरे से अलग है, लेकिन चीता, बाघ, शेर एक जैसे ही है, कुछ सिमिलैरिटी है इनमें, इसीलिए इनको कुछ कॉमन फीचर की वजह से एक जीनस में डाला है जो कि पैंथेरा. फिर फैमिली की बात करें, जिन दो जीनस के आपस में कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, a group of related genus which still has less number of similarities as compared to genus and species, उसको हम डाल देंगे family में. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. तो सभी का एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है यहाँ पर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव बेसिस पे हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर जो स्पीशीज हो रही है वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेस पे सेपरेट हो रही है. तो ये चीजें जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन ऑर्डर पे आते हैं. ऑर्डर के अंदर क्या है, जितनी फैमिलीज है वो फैमिलीज, दो फैमिलीज के बीच में क्या सिमिलैरिटी है उनसे हमने एक ऑर्डर बना लिया. क्लियर. जैसे कि स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज विच आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स. इसी तरह से ऑर्डर और दूसरे हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर. यानी कि जीनस 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 आपस में मिलकर इन्होंने एक बनाया, क्या बना लिया, फैमिली बना लिया. और ये फैमिली दूसरी फैमिली से कितनी सिमिलर है, इन दोनों ने मिलकर बना लिया एक ऑर्डर. क्लियर हुआ. सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली. ठीक है, उस फैमिली को हमने क्या कर दिया, एक ऑर्डर में लेकर आ गए.
क्लियर है? उसके बाद क्लास पे आए, ऐसे ही चलता रहेगा कि सेम जिनके अंदर थोड़ी सिमिलैरिटी थी वो ऑर्डर हमने एक साथ रखे, जैसे कि ये 2 ऑर्डर्स हैं, इन 2 ऑर्डर को मैं एक साथ लेकर के आई, इसको मैंने एक क्लास में रख दिए। ये 2 ऑर्डर्स है जो थोड़े डिफरेंट थे, इनको मैंने एक क्लास में रख दिया। क्लियर है? उसके बाद फाइलम, फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, सेम है। किंगडम सबसे अपर पोर्शन है, जैसे कि ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम या फिर डिवीजन, उनको सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में रख देते हैं एनिमीलिया में। फाइलम वाले को एनिमीलिया में और प्लांटे वाले में किसको रखते हैं, जो डिवीजन है। तो एक चीज याद रखना, स्पीशीज से शुरू किया, सिमिलर स्पीशीज जीनस में जाएंगी जिनकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो, दो सिमिलर सिमिलर जीनस मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है। दो सेम सेम फैमिली मिलकर जिनके अंदर थोड़ी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ऑर्डर बनाएंगी, यानी कि उसके बाद दो सिमिलर जिनके अंदर थोड़े सिमिलर से मेरा मतलब है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं, वो एक क्लास बनाएंगे। सेम क्लास में आने वाले एक या तो फाइलम बनाएंगे अगर एनिमल का चलता आ रहा है, या फिर डिवीजन बनाएंगे अगर प्लांट्स का चलता आ रहा है। और इन सबको एट लास्ट हम रख देंगे एक किंगडम में। अगर वो प्लांट की बात चलती आ रही है तो किंगडम प्लांटे, एनिमल की चलती आ रही है तो किंगडम एनिमेलिया। क्लियर है? इस बेसिस पर हम सिलेक्ट करते हैं कि उसको हम किस पर्टिकुलर कैटेगरी में डालेंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ना, द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा सिमिलर आपको स्पीशीज में मिलेंगे, सबसे कम आपको किंगडम में मिलेंगे। क्लियर है? तो ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सेट हो रखा है। असेंडिंग ऑर्डर में है स्टार्टिंग विद स्पीशीज, ठीक है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जैसे हम स्पीशीज से किंगडम तक जा रहे हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। यही मैंने आपको बताया अभी। क्लियर है? लोअर द टेक्सा, जितना लोअर टेक्सा होगा उतने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे, यानी कि लोअर जितनी कैटेगरी यानी कि स्पीशीज है ज्यादा सिमिलर है, जीनस है स्पीशीज से थोड़े कम सिमिलर है, ठीक है। लेकिन किंगडम में सबसे कम सिमिलर है। तो हायर कैटेगरी उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा किसी एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप का पता लगाना। ये आपका एक टेबल है जो आपको आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एक एक चीज आपको इसमें याद करनी है। मैन, मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियन, जीनस इसमें आपको साफ पता चल रहा है होमो, और सेपियंस आपका स्पीशीज है। किस ऑर्डर में आते हैं, प्राइमेटा में, ठीक है। किस फैमिली में आते हैं, होमिनिडिए। क्लास मेमेलिया, फाइलम या डिवीजन कॉर्डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है दैट हाउस फ्लाई बिलोंग। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी, डेली एक चैप्टर आएगा प्लस क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट की तरह आएंगे, तो बी रेडी, उसको भी जरूर करना। इस तरीके से आप इन सभी को अगर अच्छे से याद कर लोगे ना, सोच रहे हो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैंगो बिलोंग्स टू द फैमिली डिप्टेरा, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद मैंगो बिलोंग्स टू द क्लास डाइकोटिलेडन, करेक्ट है ये बिल्कुल, लेकिन मैंगो बिलोंग टू डिप्टेरा रॉन्ग है, ठीक है। इस तरीके से घुमा देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। ओके, सो गाइज आई होप आप लोगों का ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ कवर हुआ है। एक भी लाइन ऐसी नहीं छोड़ी है जहां से क्वेश्चन आया हो और मैंने कवर ना की हो। आई होप आपको ये पसंद आएगा, एक रिवीजन जिसमें हम जल्द से जल्द अपने पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, एक वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता है तो सेकंड वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन आई होप ये छोटे छोटे चैप्टर्स तो एक वीडियो के अंदर कंप्लीट हो ही जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर आपको कई वीडियोस मिलने वाली है। एक 1 मंथ के लिए तो आप हमसे बिल्कुल एक तरीके से कमिटेड हो जाओ, बिकॉज एक महीना आपकी प्रिपरेशन को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। ओके, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।